हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यू टेक विद डीडी चैनल में। आज हम विजन आईएएस टेस्ट सीरीज 9 का ये सेकेंड पार्ट देखेंगे और हर क्वेश्चन को हम पूरी डिटेल के साथ देखेंगे ताकि एक प्रश्न से कम 5 प्रश्न आप खुद बना सकें। और दोस्तों बीच बीच में हम ट्रिक्स भी देखेंगे ताकि जो क्वेश्चन आप पढ़ें वो आपको ज़्यादा दिन तक याद हो जाए और आप किसी भी तरह से बीच में बोर ना हो। और दोस्तों वीडियो को कृपया लास्ट तक जरूर देखें ताकि जो ट्रिक्स बताई जाए वो आपको मिल सके। दोस्तों तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन 51 है कि संवैधानिक राजतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यह सरकार की वह प्रणाली है जिसमें सम्राट यानी कि राजा रानी संवैधानिक रूप से गठित सरकार के साथ सत्ता साझा करता है। दूसरा दिया है कि जापान और कनाडा में संवैधानिक राजतंत्र है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? ए केवल ए, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इनमें से दोस्तों बताना आपको कि इसका कौन सा आंसर सही है। इसमें शब्द आ रहा है दोस्तों संवैधानिक राजतंत्र। तो दोस्तों ये क्या कहलाता है? दोस्तों यह इस प्रकार की प्रणाली होती है सरकार की जिसमें सम्राट यानी कि राजा रानी संवैधानिक रूप से गठित सरकार जो होती है उसके साथ क्या करते हैं दोस्तों? सत्ता का साझा करते हैं दोस्तों, वही कहलाती है राजतंत्र प्रणाली। और दोस्तों अपन भारत में देखें तो ये दोस्तों कहाँ पर लागू है? ये जो दोस्तों राजतंत्र प्रणाली है ये यूके यानी कि ब्रिटेन में ये दोस्तों लागू है। वहाँ पे यानी कि राजा या रानी वही वहाँ पे शासन करते हैं दोस्तों। और अब अपन देखें कि जो भारत है दोस्तों वहाँ पे कौन सी लागू है दोस्तों? तो भारत में क्या है दोस्तों? लोकतंत्र प्रणाली लागू है दोस्तों। लोकतंत्र का मतलब है दोस्तों कि जो लोगों के द्वारा जो चुनी हुई सरकार होती है उसका शासन होना दोस्तों, यानी कि किसी भी प्रकार से जो राजा रानी होती है उनका अधिकार ना होना दोस्तों, वो कहलाता है दोस्तों लोकतंत्र। और अब अपन देखें दोस्तों जो इसमें दूसरा है कि जापान और कनाडा में संवैधानिक राजतंत्र है दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो जापान है दोस्तों वो एशिया में आ जाएगा, इसलिए एशिया में अपन और भी देखें जो जापान हो गया, थाईलैंड हो गया, भूटान, यहाँ पर भी क्या है दोस्तों? एक राजतंत्र ही प्रणाली है दोस्तों। और कनाडा में भी दोस्तों राजतंत्र प्रणाली है, यानी कि दोस्तों इसके दोनों ऑब्जेक्टिव सही हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 52 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि सीईसी के कार्यकरण की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? पहला दिया है संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सेवानिवृत्ति के पश्चात सरकार द्वारा अन्य किसी नियुक्ति से विवर्जित किया गया है। दूसरा दिया है कि वेतन और व्यय भारत की संचित निधि पर भारित है। तीसरा है कि सीईसी को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए नंबर दिया है केवल 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इनमें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। इसमें शब्द आ रहा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो इनका जो है वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इनका वर्णन अनुच्छेद 324 में दोस्तों किया गया है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उनके साथ साथ अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, जितनी की आवश्यकता राष्ट्रपति जी को है उतने वो उनको नियुक्त कर देंगे। इसमें दोस्तों और अब अपन देखें दोस्तों कि इसमें पहला दिया है कि संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सेवानिवृत्ति के पश्चात सरकार द्वारा अन्य किसी नियुक्ति से विवर्जित किया गया है दोस्तों, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं दोस्तों वो किसी अन्य, इसका कहने का मतलब विवर्जित मतलब क्या है दोस्तों कि अन्य किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता उनको दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि वो अन्य किसी पद पर नियुक्त हो सकते हैं। और इसमें दोस्तों दूसरा है कि वेतन और व्यय जो भारत की संचित निधि पर भारित होता है दोस्तों, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है दोस्तों उनकी जो वेतन और व्यय होती है दोस्तों वो किसी प्रकार से संचित निधि पर भारित नहीं होती है दोस्तों, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि उनको किसी भी तरह से सरकार से वेतन नहीं मिलता, जबकि उनको दोस्तों राष्ट्रपति जी के द्वारा जो वेतन और भत्ते हैं दोस्तों वो दी जाती है और उनको उसी प्रकार से वेतन और भत्ते और सुविधाएं दी जाती है जिस प्रकार से एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को प्रदान की जाती है दोस्तों। तीसरा है कि सीईसी को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि उसको उसके पद से उसी रीति से या उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा जिस रीति से जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है दोस्तों, अन्यथा उनको नहीं हटाया जाएगा दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए कि केवल 3 सही हो जाएगा दोस्तों। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 53 है कि भारत के संविधान के अंतर्गत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है दोस्तों? पहला दिया है शिक्षा के प्रारंभिक चरण में मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना। दूसरा मादक पेयों के
उपभोग का प्रतिषेध करना। तीसरा, सहकारी समितियों के स्वेच्छा के गठन को बढ़ावा देना। चौथा है संघ की सेवाओं में नियुक्तियां करने में अनुसूचित जनजातियों के दावों को ध्यान में रखना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 4, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हीं से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर दोस्तों सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हैं दोस्तों, इनके बारे में अपन देखें। तो इनका दोस्तों संविधान के जो भाग 4 है दोस्तों उसमें वर्णन किया गया है दोस्तों, और इनका जो अनुच्छेद किस अनुच्छेद में इनका वर्णन किया गया है तो वो दोस्तों अनुच्छेद 36 से लेकर इनके अंत तक में इनका वर्णन किया गया है दोस्तों। और अब अपन देखिए दोस्तों इसमें बताना कि इसका कौन सा आंसर सही नहीं है दोस्तों। तो अब अपन देखिए इसमें जो पहला है दोस्तों कि शिक्षा के प्रारंभिक चरण में मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना दोस्तों, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि शिक्षा के प्रारंभिक चरण में मातृभाषा की जो शिक्षा है दोस्तों वो उस समय यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दोस्तों नहीं थे, जबकि अभी हाल में जो NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया दोस्तों यानी कि नई शिक्षा नीति आया है दोस्तों उसमें ये कहा गया दोस्तों, यानी कि दोस्तों पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों कि मादक पेय के उपभोग का प्रतिषेध करना, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मादक पेय के उपभोग का जो प्रतिषेध है वो दोस्तों राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के अंदर आता है, और वो दोस्तों आता है जो गांधीवादी जो विचार हैं दोस्तों यानी गांधीवादी जो तत्व हैं उसके अंदर आता है दोस्तों। और तीसरा है कि सहकारी समितियों के स्वेच्छा के गठन को बढ़ावा देना दोस्तों, तो ये वाला भी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, क्योंकि इसमें दोस्तों होता क्या है, ये दोस्तों जो सहकारी समिति है दोस्तों ये भी गांधीवादी जो तत्व होते हैं दोस्तों उसी के अंदर आता है दोस्तों। और जबकि इसमें तीसरा दिया है कि संघ की सेवाओं में नियुक्तियां करने में अनुसूचित जनजाति के दावों को ध्यान में रखना दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि संघ की सेवाओं में नियुक्तियां करने के लिए दोस्तों किसी प्रकार से अनुसूचित जाति के दावों को ध्यान में न रख के दोस्तों सभी को एक समान इसमें दर्जा प्रदान किया गया है दोस्तों। और दोस्तों इसे बताना था कि कौन सा सही नहीं है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ये हो जाएगा कि केवल 1 और 4 सही है दोस्तों। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54 है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा दोहरा क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण यानी कि DART ये दोस्तों क्या है। ए नंबर दिया है कि ब्रह्मांड के मूल विस्तार का अध्ययन करने की परियोजना, बी अंतरिक्ष में न्यूट्रिनो का अध्ययन करने की पहल, सी 2 क्षुद्रग्रहों की टक्कर का अध्ययन करने की परियोजना, और डी दिया है पृथ्वी को क्षुद्रग्रह के प्रहार से बचाने का मिशन। तो इन्हें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों अब अपन देखें कि इसमें शब्द आ रहा है दोहरा क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण यानी कि DART, इसका दोस्तों पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, तो इसका पूरा फुल फॉर्म होता है दोस्तों डबल एस्ट्रॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट यानी कि DART होता है दोस्तों। और ये दोस्तों करता क्या है दोस्तों कि जो पृथ्वी को क्षुद्रग्रह के प्रहार है दोस्तों उससे बचाने वाला एक दोस्तों मिशन है, ताकि पृथ्वी पर जो भी क्षुद्रग्रह होते हैं दोस्तों उसकी जो दिशा है दोस्तों वो उसकी डायरेक्शन यानी कि जो उसकी दिशा है दोस्तों उसको चेंज किया जा सके, वो एक दोस्तों इस प्रकार की ये प्रणाली है दोस्तों। और अब अपन देखें दोस्तों कि इसको दोस्तों इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो दोस्तों 2024 तक रखा गया है कि पृथ्वी के निकट जितने भी क्षुद्रग्रह आएंगे दोस्तों उसको अपनी दिशा से दूसरी दिशा में उसको परिवर्तित कर दिया जाएगा, यानी कि दोस्तों पृथ्वी से किसी प्रकार से जो क्षुद्रग्रह होते हैं वो नहीं टकराएंगे। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 55 है कि भारत के राज्य क्षेत्रीय सागर खंड या महाद्वीपीय मग्न तट भूमि में समुद्र के नीचे की भूमि खनिज या अन्य मूलवान चीजों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। दिया है कि सभी संसाधन तट के समानांतर अवस्थित संबंधित राज्यों में निहित है, बी दिया है कि भूमि संघ में निहित है जबकि खनिज संसाधन राज्यों के अंतर्गत आते हैं, सी नंबर दिया है कि भूमि जो है वो राज्यों के अंतर्गत आती है जबकि खनिज संसाधन संघ में निहित है, और डी नंबर दिया है सभी संसाधन जो है वो संघ में निहित हैं। तो इन्हें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखें दोस्तों कि जो भारत के राज्य क्षेत्रीय सागर खंड या महाद्वीपीय मग्न तट है दोस्तों उसका व्याख्या जो है दोस्तों किस अनुच्छेद में किया गया है, तो दोस्तों उसकी व्याख्या अनुच्छेद 297 की गई है दोस्तों, कि उसमें कहा गया कि कोई भी भूमि या सागर खंड के नीचे जो भूमि है या खनिज या अन्य मूलवान चीजें हैं दोस्तों वो सभी संसाधन जो हैं वो एक संघ में निहित होंगे दोस्तों, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 56 है कि भारत में उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है। पहला दिया है कि उच्च न्यायालयों के निर्णयों और आदेशों की समीक्षा केवल भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा की जा सकती है। दूसरा दिया है कि अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय के निर्णयों कार्रवाइयों और कार्यों को साक्ष्य की प्रकृति का होना स्वीकार किया जाता है। तीसरा, उच्च न्यायालय के पास न्यायालय के अवमान के लिए दंड देने की शक्ति है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1। तो इनमें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। इसमें शब्द आ रहा है दोस्तों उच्च न्यायालय के संदर्भ में दोस्तों बताना है। तो सबसे पहले अपन देखें दोस्तों उच्च न्यायालय के संदर्भ में जो है दोस्तों वो किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है इसका उच्च न्यायालय का। तो वो दोस्तों अनुच्छेद 129 में दोस्तों वर्णन किया गया है कि जो उच्च न्यायालय होंगे वो किसी भी अभिलेख न्यायालय होगा दोस्तों। और इसमें दोस्तों अपन देखिए ऑब्जेक्ट जो पहला दिया है कि उच्च न्यायालय के निर्णयों और आदेशों की समीक्षा जो केवल भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा की जा सकती है दोस्तों। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि उच्च न्यायालय के जो निर्णय है दोस्तों और आदेशों के तो वो समीक्षा दोस्तों स्वयं उच्च न्यायालय स्वयं कर सकता है दोस्तों। और इसमें जो यानी कि दोस्तों पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है कि अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय के निर्णयों, कार्रवाइयों और कार्यों को साक्ष्य की प्रकृति के रूप में स्वीकार किया जाता है दोस्तों। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जैसे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय होता है दोस्तों उसमें जो कार्रवाई होती है दोस्तों उसके लिए एक साक्ष्य यानी कि एक गवाही की जरूरत होती है दोस्तों, और उसी के आधार पर दोस्तों उसमें निर्णय सुनाया जाता है। यानी कि दोस्तों दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और तीसरा दिया कि उच्च न्यायालय के पास न्यायालय के अवमान के लिए दंड देने की शक्ति होती है दोस्तों। तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर में इसका सही हो जाएगा केवल 2 और 3 सही है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 57 है कि आंतरिक रेखा अनुमति पत्र यानी कि इनर लाइन परमिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है यह वर्तमान में केवल 4 पूर्वोत्तर राज्यों में लागू है और उनके लिए जारी किया जाता है। दूसरा है कि यह केवल भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है। तीसरा है यह संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा इससे सही है? ए 1, 2 और 3, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1 और 3। तो इनमें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो इसमें शब्द आ रहा है दोस्तों आंतरिक रेखा अनुमति पत्र यानी कि इनर लाइन परमिट। तो ये दोस्तों क्या होता है? ये दोस्तों एक प्रकार के यात्रा दस्तावेज होता है दोस्तों। और अब अपन देखिए जो इसमें पहला दिया है कि यह वर्तमान में केवल 4 पूर्वोत्तर राज्यों में लागू है और उनके लिए जारी किया जाता है दोस्तों। तो ये बिल्कुल सही है। और अब अपन देखिए दोस्तों जो 4 पूर्वोत्तर राज्य हैं दोस्तों वो कौन कौन से? तो वो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम दोस्तों इसमें लागू होता है दोस्तों। और दूसरा है कि यह केवल भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है दोस्तों। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आंतरिक रेखा यानी कि अंदर की बात हो रही है। तो दोस्तों जो भारत के नागरिक हैं वो पूरे देश में घूम सकते हैं, यानी कि दोस्तों केवल भारतीयों को ही वो प्रदान की जाती है, इसीलिए दोस्तों उसका नाम रखा गया है आंतरिक, ताकि भारत के अंदर आप घूम सको। और तीसरा है कि यह संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। तो ये बिल्कुल सही जगह। अब संबंधित राज्य दोस्तों कौन है? यानी कि 4 जो पूर्वोत्तर राज्य थे दोस्तों वही इसको जारी करता है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है दोस्तों। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 58 है कि अंतरराज्यीय संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अनुच्छेद 262 अंतरराज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय का उपबंध करता है। दूसरा है कि अनुच्छेद 263 राज्यों के बीच समन्वय के लिए अंतरराज्य परिषद की स्थापना का उपबंध करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा इससे सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों जो अंतरराज्यीय संबंध है दोस्तों उसके संदर्भ में बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले जो इसका दोस्तों वर्णन है दोस्तों अनुच्छेद 262 जो है वो वर्णन करता है कि अंतरराज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय का उपबंध करता है दोस्तों। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें दूसरा है कि अनुच्छेद 263 जो है वो राज्यों के बीच समन्वय के लिए अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना का उपबंध करता है। तो ये वाला भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सही हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 59 है कि संविधान यानी कि 102वां संशोधन जो हुआ है अधिनियम 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। दूसरा है कि इसके द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का सदस्य बनाया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा इससे सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इनमें से बताना दोस्तों कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि इसमें शब्द आ रहा है कि 102वां संविधान संशोधन जो हुआ था दोस्तों यानी कि 2018 जो हुआ था उसमें दोस्तों किसका वर्णन किया गया है दोस्तों। पहला जो दिया है कि इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था दोस्तों। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और दूसरा है कि इसके द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का सदस्य बनाया गया था दोस्तों। तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार से राष्ट्रीय मानव अधिकार जो आयोग है दोस्तों इसके लिए एक अलग जो संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों।
यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, केवल एक हो जाएगा। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 60 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को गणराज्य के रूप में प्रस्तुत करती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि राजनीतिक संप्रभुता एकल व्यक्ति में निहित होती है। दूसरा दिया है कि विशेष अधिकार प्राप्त वर्गों की अनुपस्थिति होती है। तीसरा, सभी सार्वजनिक पद किसी भेदभाव के बिना सभी नागरिकों के लिए खुले हैं। उपर्युक्त विशेषताओं में से कौन सी भारत को एक गणराज्य के रूप में निरूपित करती है? ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 1 और 3, सी, केवल 2 और 3, डी, 1, 2 और 3। तो इनमें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि इसमें आ रहा है शब्द गणराज्य के रूप में जो संदर्भित करती है दोस्तों, वो कौन कौन से इसके सही उत्तर है। तो इसमें पहला आ रहा है कि राजनीतिक संप्रभुता जो होती है एकल व्यक्ति में निहित नहीं होती है दोस्तों, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। एकल व्यक्ति का मतलब है दोस्तों कि राजतंत्र यानी कि एक राजा या रानी के जो है दोस्तों उनमें निहित नहीं होती है दोस्तों, तो ये वाला है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें दूसरा एक विशेष अधिकार प्राप्त वर्गों की अनुपस्थिति है दोस्तों, ये वाला भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यदि उपस्थिति होती तो दोस्तों सभी को एक समान अधिकार नहीं मिल पाता, यानी कि दूसरा भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और तीसरा कि सभी सार्वजनिक पद किसी भेदभाव के बिना सभी नागरिकों के लिए खुले हैं दोस्तों, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, और ये समानता के अधिकार को फॉलो कर रहा है दोस्तों, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 61 है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित संस्थाओं या निकायों में से किनकी स्थापना का उपबंध किया गया है? पहला वित्त आयोग, दूसरा विधि आयोग, तीसरा अधिकरण। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 1 और 3, सी, केवल 2 और 3, डी, 1, 2 और 3। तो इनमें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। दोस्तों बताना है कि संस्थाओं या निकायों में से जो स्थापना दोस्तों वो किन उपबंधों पर की जाती है। पहला दिया कि वित्त आयोग, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि संविधान के जो अनुच्छेद 280 दोस्तों उसमें वर्णन किया जाता है कि जो वित्त आयोग है वो एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में प्रस्तुत करता है, और इसका गठन जो है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि में इसका किया जाता है दोस्तों। और दूसरा दोस्तों विधि आयोग, तो ये वाला भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि विधि आयोग जो है दोस्तों एक अधिशासित संस्था है जिसका गठन भारत सरकार के आदेश पर होता है दोस्तों, यानी कि दूसरा वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और तीसरा है दोस्तों कि अधिकरण, तो ये वाला भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिकरण दोस्तों इसका मतलब है कि जो 42वें संविधान संशोधन जो दोस्तों हुआ था उसमें दोस्तों इस शब्द को लाया गया था, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 62 है कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ए, पहला दिया है कि भारत के महान्यायवादी के वेतन और व्यय भारत के संचय निधि पर भारित होते हैं। दूसरा दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत भारत में महान्यायवादी के पास कोई कार्यकारी प्राधिकार नहीं है। तीसरा है कि उसे भारत के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। चौथा है कि संविधान में उसे पद से हटाए जाने की प्रक्रिया और आधार नहीं दिया गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो इन्हें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। दोस्तों की जो भारत के महान्यायवादी हैं दोस्तों इसके संबंध में दोस्तों बताना है। सबसे पहले तो अपन ये देखें कि जो भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल यानी कि एजी जो है दोस्तों इनका किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है दोस्तों, तो इनका वर्णन जो है दोस्तों अनुच्छेद 76 में वर्णन किया गया है। और इसमें दोस्तों जो पहला दिया है कि भारत के महान्यायवादी के वेतन और व्यय जो है भारत के संचय निधि पर भारित होते हैं दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इनको किसी प्रकार से भारत की जो संचय निधि होती है दोस्तों उससे दोस्तों इनको जो है वेतन नहीं दी जाती। हालांकि इनको जो है वेतन एक जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं दोस्तों उन्हीं की तरह इनको वेतन ब्याज दिया जाता है और उनको सुविधाएं प्रदान की जाती है दोस्तों, यानी कि पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत भारत में महान्यायवादी के पास कोई कार्यकारी प्राधिकार नहीं है दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तीसरा, उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और चौथा है कि भारत में उसे पद से हटाए जाने की प्रक्रिया और आधार नहीं है दोस्तों, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि केवल 2, 3 और 4 इसके सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 63 है कि कार्यवाहक सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है। पहला दिया है भारत के संविधान में कार्यवाहक सरकार का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा दिया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने
तक कार्यवाहक सरकार के रूप में बने रहने का आग्रह कर सकता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हीं से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों, जो कार्यवाहक सरकार है दोस्तों उसके संदर्भ में बताना है। पहला जो दिया है कि भारत के संविधान में कार्यवाहक सरकार का कोई प्रावधान नहीं है दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने तक कार्यवाहक सरकार के रूप में बने रहने का आग्रह कर सकता है, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही है। यानी कि दोस्तों यदि मंत्रिपरिषद जो होती है दोस्तों यदि भंग हो जाती है तो दोस्तों जो राष्ट्रपति है वो उनसे अपील कर सकते हैं कि आप अभी इसमें एक कार्यवाहक सरकार के रूप में आप बने रहिए। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, एक और दो दोनों सही है। अब बन जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 64 है कि हाल में सुर्खियों में रहा आर्टेमिस कार्यक्रम है। ए नंबर दिया है कि दुर्लभ रोगों की रोकथाम के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम। बी नंबर दिया है कि चंद्रमा पर नासा का एक मिशन। सी दिया है उपग्रह प्रणाली के माध्यम से अंतरिक्ष इंटरनेट प्रदान करने का कार्यक्रम। और डी दिया है कि नई रूसी मिसाइल प्रणाली है। तो इनमें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। इसमें शब्द आ रहा है दोस्तों कि आर्टेमिस। तो ये दोस्तों क्या है, ये दोस्तों क्या करता है कि इसका जो मुख्य काम होता है दोस्तों कि समय जो सारणी है दोस्तों उसका अनावरण करना। और ये दोस्तों नासा के द्वारा भेजा गया एक मिशन है दोस्तों जो कि चंद्रमा पर भेजा गया है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर में इसका बी सही हो जाएगा। अब बन जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 65 है कि संविधान में प्रदान की गई विभिन्न रेटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ए नंबर दिया है कि अधिकार परीक्षा की मांग किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा की जा सकती है, न कि अनिवार्य रूप से व्यथित व्यक्ति द्वारा। बी दिया है कि प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट जो है वो जारी किया जा सकता है। सी दिया है कि न्यायालय के अवमान के लिए निरोध होने पर बंदी प्रदर्शीकरण रिट जारी नहीं की जा सकती है। डी नंबर दिया है कि परमादेश रिट निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो इन्हें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा सही नहीं है। और अपन देखिए दोस्तों सबसे पहले तो इसमें शब्द आ रहा है कि रिट। तो दोस्तों रिट क्या कहलाता है दोस्तों, रिट एक प्रकार का आदेश होता है जो कुछ भी या किसी भी प्राधिकार के अंतर्गत जारी किया जाता है दोस्तों, उसे रिट कहते हैं दोस्तों। तो इसमें पहला जो दिया है कि अधिकार परीक्षा की मांग किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा की जा सकती है, ना कि अनिवार्य रूप से व्यथित व्यक्ति द्वारा। तो ये वाला तो दोस्तों बिल्कुल सही है। दूसरा कि प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट जारी किया जाता है दोस्तों, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर दिया है कि न्यायालय के अवमान के लिए निरोध होने पर बंदी प्रदर्शीकरण रिट जारी नहीं की जा सकती है दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि दोस्तों इसमें जो डी नंबर दिया कि परमादेश रिट जो है वो निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि परमादेश जो होती है दोस्तों वो किसी सार्वजनिक निकाय हो गया, निगम हो गया या अवर न्यायालय या सरकार के विरुद्ध समान उद्देश्य के लिए दोस्तों जारी किए जाते हैं दोस्तों, ना कि निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर में इसका डी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों उसमें बताना कि कौन सा सही नहीं है। तो अब बन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्नलिखित में से किसे या किन्हें परिसंघ यानी कि फेडरेशन का उद्देश्य माना जा सकता है। पहला दिया है कि देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। दूसरा कि क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो इसमें शब्द आ रहा है दोस्तों परिसंघ यानी कि फेडरेशन दोस्तों। तो ये दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक तो वह परिसंघ होता है दोस्तों जिसमें जो सभी राज्य होते हैं दोस्तों वो अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से बाहर निकल जाते हैं, जैसे कि ये दोस्तों लागू कहाँ पे, अमेरिका में दोस्तों। और दूसरी होती है दोस्तों कि एक वह परिसंघ जिसमें सभी राज्य जो हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं दोस्तों और वो किसी प्रकार से उस देश से फिर बाहर का हिस्सा नहीं बन सकते दोस्तों। तो अब अपन देखिए दोस्तों ये दोस्तों कहाँ पे लागू है, तो ये दोस्तों अपने भारत में लागू है दूसरे प्रकार की जो परिसंघ है। और अब अपन देखिए दोस्तों जो पहला नंबर दिया है कि देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना दोस्तों, ये परिसंघ का मतलब है दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा दिया है कि क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करना है दोस्तों, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि विभिन्न प्रकार की जो क्षेत्र में विविधता है दोस्तों उसको एक साथ करना दोस्तों, वही दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर में इसका सी हो जाएगा कि एक और दो दोनों सही है। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 67 है कि उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत का संविधान प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। दूसरा, उच्च न्यायालयों का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार राज्य के क्षेत्र के साथ ही समाप्त होता है। तीसरा, संसद किसी संघ राज्य क्षेत्र पर उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार का विस्तार करने के साथ साथ अपवर्जित भी कर सकती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा इससे सही है? ए केवल एक और तीन, बी केवल दो और तीन, सी केवल दो
और डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों कि जो उच्च न्यायालय हैं दोस्तों उसके संबंध में दोस्तों बताना है। पहला दिया है कि भारत का संविधान जो है प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और ये दोस्तों अनुच्छेद 214 में कहा गया है। हालांकि फिर जो संविधान में जो संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था दोस्तों 1956 में दोस्तों जो हुआ था, उसमें कहा गया था कि एक राज्य या 2 राज्यों में एक उच्चतम न्यायालय हो सकता है। दूसरा है कि उच्च न्यायालय का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार राज्य के क्षेत्र के साथ ही समाप्त होता है, तो ये वाला भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि यदि मान के चलो एक उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश का है, तो वो दोस्तों मध्य प्रदेश के जो मामले हैं उसकी सुनवाई नहीं कर सकता है दोस्तों। यानी कि जो क्षेत्र अधिकार होते हैं दोस्तों उच्च न्यायालय के, वो राज्य के क्षेत्र पर ही समाप्त हो जाते हैं दोस्तों, जहां तक उनकी सीमा होती है। और तीसरा दिया है कि संसद किसी संघ राज्य क्षेत्र पर उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार का विस्तार करने के साथ साथ अपवर्जित भी कर सकती है दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 68 है कि हाल ही में सुर्खियों में रही आहाना परियोजना किस लक्ष्य के लिए कार्य कर रही है। ये नंबर दिया है कि एड्स मुक्त पीढ़ी की अवस्था को प्राप्त करना। बी नंबर दिया है कि कोविड-19 से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या में कमी लाना। सी दिया है कि संगठित क्षेत्र में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी को बढ़ाना। और डी दिया है कि भारत में श्वेत हंसों का संरक्षण करना। तो इन्हें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही। तो अब अपन देखिए दोस्तों जो आहाना है दोस्तों परियोजना, ये दोस्तों किससे संबंधित है। आहाना दोस्तों मतलब कि एक बहाना बनाना कि हमको एड्स है और ये दोस्तों जो मुक्त पीढ़ी है उसकी अवस्था को दोस्तों प्राप्त करना है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर इसका ए हो जाएगा। आहाना यानी कि हमको बहाना बनाना है कि हमको एड्स है, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ए हो जाएगा। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। दूसरा, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश का अंतरण करते समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को केवल उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीशों के कॉलेजियम से परामर्श करना चाहिए। तीसरा, संविधान में उपबंध है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त कर सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी केवल 1 और 2। तो इन्हें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखिए दोस्तों कि इसमें पहला है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या बढ़ाने की शक्ति जो है दोस्तों वो राष्ट्रपति में निहित है, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रपति में ना होकर दोस्तों वो संसद में निहित है, ना कि राष्ट्रपति में निहित है दोस्तों। और इसमें जो दोस्तों दूसरा है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश का अंतर करते समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को केवल उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीशों की कॉलेजियम मतलब कि दोस्तों जो जजेस होते हैं उससे परामर्श करना चाहिए, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 2 ना होकर दोस्तों इसमें 3 जजेस जो है दोस्तों उसकी कॉलेजियम प्रणाली होती है, यानी कि 3rd जजेस जो होते हैं दोस्तों उससे परामर्श करना चाहिए। तीसरा है कि संविधान में उपबंध है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त कर सकता है, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा कि केवल 3 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 70 है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित प्रावधानों में से किन का शिक्षा पर प्रत्यक्ष प्रभाव है। पहला दिया है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, दूसरा मूल अधिकार, तीसरा प्रस्तावना और चौथा मूल कर्तव्य। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो इन्हें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों इसमें बताना है कि किन प्रावधानों में शिक्षा का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। पहला जो दिया है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो अनुच्छेद 45 होता है दोस्तों उसमें वर्णन किया गया है कि सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक या प्रारंभिक बाल अवस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करता है। कौन दोस्तों? राज्य करता है। और दूसरा है कि मूल अधिकार है दोस्तों, ये वाला भी बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों इसमें होता क्या है कि जो राज्य होता है दोस्तों वो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। और तीसरा है कि दोस्तों प्रस्तावना, तो ये दोस्तों किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों, इसमें ये दोस्तों अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है इसका। और यानी कि दोस्तों तीसरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। और चौथा जो है दोस्तों मूल कर्तव्य है दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसको जो है दोस्तों मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था दोस्तों। और जो दोस्तों इसमें शिक्षा से संबंधित जो प्रावधान किया गया था वो दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 जो हुआ था दोस्तों उसमें इसको जोड़ा गया था दोस्तों। इसमें दोस्तों कहा गया था कि यदि माता पिता ये संरक्षक जो है वो अपने बच्चों को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु
पूर्ण करने तक अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका बी सही हो जाएगा कि केवल 1, 2 और 4 इसका सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 71 है कि 1950 में भारत का संविधान प्रारंभ होने के साथ पहला दिया है कि नागरिकता के सभी प्रावधान लागू हो गए थे। दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 में संशोधन करने वाले सभी अधिनियमितों को निरस्त कर दिया गया था। तीसरा है प्रिवी काउंसिल अधिकारिता उत्पादन अधिनियम 1949 जारी रहा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। अपन को बताना दोस्तों कि 1950 है दोस्तों, उसमें भारत का जो संविधान है दोस्तों जब प्रारंभ हुआ था दोस्तों, तो उसमें कौन कौन प्रावधान लागू हो गए थे दोस्तों। पहला दिया है कि नागरिकता के सभी प्रावधान लागू हो गए थे दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि नागरिकता के सभी प्रावधान लागू नहीं होते, जबकि नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान हुए थे दोस्तों वो समय समय पर लागू हो रहे थे दोस्तों। जैसे कि अपन देखें तो इसमें संशोधन हो रहा था, 1955 में हुआ, फिर 57 में हुआ, फिर दोस्तों 60 में हुआ, फिर 85, 96 ऐसे करके दोस्तों 2005 और 2015 तक में दोस्तों इसमें संशोधन हुआ है दोस्तों, यानी कि पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में संशोधन करने वाले सभी अधिनियमितों को निरस्त कर दिया गया था दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है कि प्रिवी काउंसिल अधिकारिता उत्पादन जो है वो अधिनियम 1949 जारी रहा, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका बी हो जाएगा कि केवल 2 और 3 सही है। तो अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्नलिखित में से कौन सा इससे राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना का एक घटक है या है। पहला दिया है सुविकसित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित पोर्टल। दूसरा दिया है कि देशव्यापी स्तर पर अंतर्राज्यीय करियर केंद्रों की स्थापना। तीसरा दिया है कि बहुभाषी कॉल सेंटर और कैरियर काउंसलर के नेटवर्क की स्थापना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखें दोस्तों जो राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना है दोस्तों, ये क्यों लाई गई थी दोस्तों, तो ये दोस्तों इसलिए लाई गई थी ताकि जो विभिन्न प्रकार के जो इच्छुक व्यक्ति हैं उनको रोजगार मिल सके दोस्तों। और इसको दोस्तों किसके द्वारा लागू किया गया था दोस्तों, तो इसको दोस्तों श्रम और रोजगार मंत्रालय जो है दोस्तों उसके द्वारा इसको पंजीकृत दोस्तों किया गया था दोस्तों। इसमें दोस्तों पहला दिया है कि सुविकसित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित पोर्टल है दोस्तों, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि कैरियर सेवा मतलब कि दोस्तों जो है यानी कि अपन जिसको बोलते हैं कस्टमर केयर दोस्तों बोलते हैं, उसमें दोस्तों विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकी और सूचना दोस्तों उसमें आधारित है दोस्तों। और दूसरा जो है देशव्यापी स्तर पर अंतर्राज्यीय करियर केंद्र की स्थापना करना दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा ताकि विभिन्न प्रकार के जो व्यक्ति हैं जो इच्छुक हैं दोस्तों उनको रोजगार मिल सके। और तीसरा है कि बहुभाषी कॉल सेंटर और करियर काउंसलर के नेटवर्क की स्थापना करना दोस्तों, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ताकि विभिन्न प्रकार के जो राज्य भी हैं दोस्तों जो भाषाई प्रमुख है दोस्तों उनको भी इसमें बढ़ावा दिया जा सके। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है। अब अपन जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 73 है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। तीसरा दिया है ऐसे सभी विधेयकों को विशेष बहुमत से सदन में पारित किया जाता है। तीसरा है कि ऐसे विधेयकों हेतु राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति देना अनिवार्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब हम देखें दोस्तों जो अनुच्छेद 368 है दोस्तों उसमें किस प्रक्रिया का वर्णन किया गया है दोस्तों। पहला जो दिया कि संविधान संशोधन विधेयक जो है प्रस्तुत करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो 368 में यदि अपन को संविधान संशोधन करवाना है दोस्तों उसके अंतर्गत तो उसमें किसी भी प्रकार की राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों, यानी कि पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। और ये दोस्तों जो होते हैं मंत्री या गैर सरकारी सदस्य जो होते हैं दोस्तों वो भी इसको प्रस्तुत कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें जो दूसरा है कि ऐसे सभी विधेयकों को विशेष बहुमत से सदन में पारित किया जाता है दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और तीसरा है कि ऐसे विधेयकों हेतु राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति देना अनिवार्य हो जाता है दोस्तों, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सही हो जाएगा केवल 2 और 3 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 74 है कि भारतीय संविधान के भाग 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ए दिया है जब राज्य एक अधिकार के रूप में व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा संचालित करता है तो कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की जा सकती है। बी नंबर है कि अनुच्छेद 29 के 2 के अंतर्गत मूल अधिकार समग्र रूप से समुदाय को दिया गया है, न कि व्यक्तियों को दिया गया है।
तीसरा है कि मूल अधिकारों के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 17 जो है स्व निष्पादन योग्य नहीं है। और डी नंबर है कि अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध आरोपित किया गया है। तो दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों, जो भाग 3 है यानी कि जो मूल अधिकार है दोस्तों, उसके संदर्भ में बताना है दोस्तों। पहला जो दिया है दोस्तों कि जब सरकार एक अधिकार के रूप में व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा संचालित करता है तो कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की जा सकती है दोस्तों। ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों व्यवसाय की स्वतंत्रता जो है दोस्तों उसके अंतर्गत आता है दोस्तों। और इसमें दूसरा है कि अनुच्छेद 29 के अंतर्गत मूल अधिकार समग्र रूप से समुदाय को दिया गया है दोस्तों, ना कि व्यक्ति को। तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अनुच्छेद 29 का जो सेकंड है वो व्यक्ति को दिया गया है दोस्तों, ना कि समुदाय को दिया गया है दोस्तों। और इसमें सी नंबर है कि मूल अधिकारों के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 17 स्व निष्पादन योग्य नहीं है दोस्तों। ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि वो स्व निष्पादन योग्य है। और डी नंबर जो है दोस्तों वो वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर पूर्णतः प्रतिबंध नहीं लगाया गया दोस्तों। तो अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 75 है कि संविधान के अनुच्छेद 21 की व्यापक संभव व्याख्या की गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से अधिकार अनुच्छेद 21 में सम्मिलित हैं? पहला दिया है शस्त्र रखने का अधिकार, दूसरा प्रदूषण मुक्त जल और वायु का अधिकार, तीसरा अभिरक्षा में उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 2 और 3, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी केवल 1 और 2। तो इन्हें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि अनुच्छेद जो 21 है दोस्तों इसके संदर्भ में बताना। तो अनुच्छेद जो 21 है दोस्तों वो पहला जो दिया है कि शस्त्र रखने का अधिकार दोस्तों देता है, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि शस्त्र रखने का अधिकार दोस्तों भारत में न होकर ये अमेरिका में है दोस्तों, यानी कि पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि भारत में क्या है दोस्तों, जो शस्त्र रखने पर दोस्तों पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है दोस्तों। और दूसरा जो है दोस्तों प्रदूषण मुक्त जल और वायु का अधिकार होना है दोस्तों अनुच्छेद 21 में, ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और तीसरा जो है दोस्तों अभिरक्षा में उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार है दोस्तों, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और ये वाला भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ए हो जाएगा कि केवल 2 और 3 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि उद्देश्य में न्याय का विचार रूसी क्रांति से ग्रहण किया गया है। दूसरा है कि भारतीय संविधान के उद्देश्य का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय का प्रावधान करती है। तीसरा है निर्देशक तत्वों के साथ मूल अधिकार न्याय का आदर्श प्रतिबंधित करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो जो पहला दिया है कि उद्देश्य में जो न्याय का विचार रूसी क्रांति से ग्रहण किया गया है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। और न्याय का दोस्तों मतलब होता है कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दोस्तों, वो होता है दोस्तों न्याय का मतलब। तो यानी कि दूसरा भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और तीसरा जो है दोस्तों निर्देशक तत्वों के साथ मूल अधिकार न्याय का आदर्श प्रतिबंधित करते हैं। तो ये वाला भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है दोस्तों। अब बच जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 77 है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली विद्यमान है क्योंकि पहला जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। दूसरा है कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। तीसरा है कि मंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य हैं। और चौथा है मंत्रिमंडल की अध्यक्षता राष्ट्र अध्यक्ष करता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 3 और 4, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1 और 3, डी केवल 1, 2 और 3। तो इन्हें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो इसमें शब्द आ रहा है दोस्तों संसदीय प्रणाली। तो ये दोस्तों अपन ने कहां से ग्रहण किए? ये अपन ने ब्रिटिश संसदीय जो प्रणाली है दोस्तों वहां से अपन ने ग्रहण की है। और इसमें दोस्तों होता क्या है कि जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति दोस्तों उत्तरदायी होते हैं, यानी कि दोस्तों इसका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा है कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है दोस्तों वो संसदीय प्रणाली में ना हो के दोस्तों वो अध्यक्षात्मक प्रणाली यानी कि जो राष्ट्रपति प्रणाली यानी कि अमेरिका जो है दोस्तों उसमें विभाजन होता है दोस्तों। और इसमें जो तीसरा है कि मंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और चौथा है कि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता राष्ट्र अध्यक्ष करता है दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा कि केवल 1 और 2 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान संशोधन अधिनियमों के प्रावधानों को निरस्त करने के लिए मूल ढांचे के सिद्धांत का उपयोग किया गया था? पहला दिया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, दूसरा दिया है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, तीसरा दिया है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ 2015, और चौथा दिया है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य।
नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। तो इन्हें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखिए दोस्तों कि मूल ढांचे के जो सिद्धांत है दोस्तों उसका उपयोग किन किन में दोस्तों किया गया था। पहला जो दिया है कि केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य, तो ये दोस्तों लोगों को गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था दोस्तों, ना कि उसका उपयोग किया गया था। और ये दोस्तों 24वें संविधान संशोधन में हुआ था। और इसमें जो दूसरा दोस्तों मिनरल मिल्स बनाम भारत संघ, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें दोस्तों उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचे के जो सिद्धांत हुआ था उसकी व्याख्या पर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दोस्तों प्रदान किया था। इसमें तीसरा है कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ 2015 है दोस्तों, तो ये वाला भी दोस्तों इसमें मूल ढांचे का दोस्तों इसमें उपयोग किया गया था दोस्तों। चौथा है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो है उसमें मूल ढांचे के सिद्धांत का उपयोग किया गया था दोस्तों, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि ये जो दोस्तों है वो मूल ढांचे के पहले ही दोस्तों आ गया था। ये वाला विवाद 1967 में आया था दोस्तों, और जो मूल ढांचे का सिद्धांत जो है दोस्तों वो 1971 में दोस्तों सुर्खियों में आया था। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सही हो जाएगा कि केवल 2 और 3 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 79 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ए.वी. डायसी द्वारा प्रतिपादित विधि के शासन का तत्व नहीं है। ए, विधि के उल्लंघन के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को अन्य आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता है। बी, साधारण न्यायालय द्वारा प्रशासित देश के साधारण कानून के प्रति सभी नागरिकों की समान अधीनता। सी, राज्य का कोई नाममात्र प्रमुख नहीं अर्थात राष्ट्र अध्यक्ष सरकार का प्रमुख होता है। डी, व्यक्ति के अधिकारों की प्रधानता अर्थात संविधान व्यक्तियों के अधिकारों का परिणाम है। तो इन्हें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। देखिए दोस्तों जो ए.वी. डायसी हैं दोस्तों ये कौन थे दोस्तों, तो ये दोस्तों एक ब्रिटिश न्यायवादी थे दोस्तों, और इनका मानना था कि विधि के समक्ष समानता होनी चाहिए, यानी कि दोस्तों सभी व्यक्तियों को एक समान अधिकार मिलने चाहिए दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसमें बताने कि कौन सा तत्व सही नहीं है। पहला जो दिया है विधि के उल्लंघन के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को अन्य आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। और इसमें जो बी है कि साधारण न्यायालय द्वारा प्रशासित देश के साधारण कानून के प्रति सभी नागरिकों की समान अधीनता होगी दोस्तों, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है दोस्तों समान अधीनता मतलब कि सभी व्यक्तियों को एक समान अधिकार होंगे कि वो जाए, ना कि उसमें ये नहीं होगा दोस्तों कि आप धनी व्यक्ति तो आपको जल्दी न्याय मिल जाएगा और आपको सही न्याय मिलेगा या फिर आपको गलत न्याय मिलेगा। इसमें सभी को एक समान न्याय मिलता है दोस्तों। और इसमें जो सी नंबर है कि राज्य का कोई नाममात्र प्रमुख नहीं है अर्थात राष्ट्र अध्यक्ष सरकार का प्रमुख होता है दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। और डी नंबर की व्यक्ति के अधिकारों की प्रधानता अर्थात संविधान व्यक्तियों के अधिकारों का परिणाम है दोस्तों, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें पूछा कि कौन सा सही नहीं है दोस्तों। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 80 की निम्नलिखित में से किस प्रावधान में संशोधन अनुच्छेद 368 को प्रवृत्त नहीं करता है। पहला दिया है संघ राज्य क्षेत्रों का गठन, दूसरा दिया है नागरिकता का अर्जन और त्याग, तीसरा दिया है संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3 और डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। दोस्तों जो अनुच्छेद 368 होता है दोस्तों इसमें विशेष बहुमत से भी पारित होते हैं कुछ जो संशोधन होते हैं, और कुछ दोस्तों जो होते हैं साधारण बहुमत से भी संशोधन हो जाता है दोस्तों उसमें। और अब अपन देखें दोस्तों कौन कौन से साधारण बहुमत से भी पारित हो सकते हैं दोस्तों, यानी कि प्रवृत्त नहीं करता है। इसमें जो दोस्तों पहला दिया कि संघ राज्य क्षेत्रों का गठन होता है 368 को प्रवृत्त नहीं करता, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि नागरिकता का अर्जन और त्याग होता है, और तीसरा है कि संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव। तो यानी कि दोस्तों इसका तीनों आंसर इसके सही हो जाएंगे। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी 1, 2 और 3। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 81 है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है यदि किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो व्यथित व्यक्ति संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। दूसरा है कि संसद द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा इससे सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार है दोस्तों उसके संदर्भ में बताना है। पहला जो दिया है कि यदि किसी संवैधानिक उपचार का उल्लंघन होता है तो व्यथित व्यक्ति संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर सकता है दोस्तों। तो ये वाला दोस्तों को गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों केवल संविधान जो होता है वो गारंटीकृत मूल अधिकारों को दोस्तों अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किया जाता है दोस्तों, ना कि किसी अन्य अधिकार को। जैसे कि अपन देखें इसमें दिया है संवैधानिक अधिकार या सामुदायिक अधिकार दोस्तों, तो इस समय दोस्तों परिवर्तित नहीं होता है दोस्तों, इसमें दायर नहीं कर सकता है।
और यानी कि दोस्तों पहला बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है कि संसद द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि केवल 2 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 82 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में विधि शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित हैं? पहला दिया है अध्यादेश, दूसरा प्रत्यायोजित विधान, तीसरा सरकारी आदेश। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी 1, 2 और 3, डी केवल 2 और 3। तो इन्हें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। इसमें शब्द आया दोस्तों अनुच्छेद 13। तो अनुच्छेद दोस्तों 13 क्या उपवर्णित करता है? अनुच्छेद 13 उपवर्णित करता है कि किसी भी मूल अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली सभी विधियां क्या हो जाएंगी दोस्तों? शून्य हो जाएंगी। तो इसमें दोस्तों पहला दिया है कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है कि प्रत्यायोजित विधान, यानी कि इसमें मतलब दोस्तों अध्यादेश आता है, नियम आता है, उपविधि आती है दोस्तों, अधिसूचना, ये सब दोस्तों आ जाता है प्रत्यायोजित विधान के अंतर्गत दोस्तों आ जाता है। और तीसरा दिया है कि सरकारी आदेश भी हो सकते हैं दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी 1, 2 और 3 सही है। अब अपन जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 83 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत में विश्व स्तर पर लुप्त प्राय डुगोन यानी कि IUCN स्थित बल्नरेबल का प्राकृतिक आवास है? ए मन्नार की खाड़ी, बी सुंदरवन, सी दिहांग देवांग और डी नीलगिरी। तो इन्हें से दोस्तों बताने के इसका कौन सा आंसर सही है। शब्द आ रहा है दोस्तों डुगोन जो है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? तो ये दोस्तों सुर्खी में इसलिए आया क्योंकि दोस्तों 28 मई 2020 को विश्व डुगोन दिवस मनाया जाता है। और ये दोस्तों जो है ये होते क्या है दोस्तों? डुगोन जो होती है ये दोस्तों एक समुद्री गाय होती है दोस्तों। ये दोस्तों एक शाकाहारी स्तनपायी एकमात्र विद्वान प्रजाति है दोस्तों। और ये जो होता है दोस्तों पूर्णतः समुद्र में ही रहती है, यानी कि समुद्र के बाहर नहीं आती है दोस्तों। और इसका जो संरक्षित क्षेत्र है दोस्तों वो है मन्नार की खाड़ी है दोस्तों, पाक जलडमरू है, कच्छ की खाड़ी है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों। इन सभी स्थानों में जो समुद्री गाय यानी कि डुगोन जो है दोस्तों वो पाई जाती है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर है इसका ये हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 84 है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया है स्रोत, दूसरी तरफ दिया है ग्रहण की गई विशेषता। तो पहला दिया है कि ब्रिटेन का संविधान से जो ग्रहण की गई वो विधि का शासन है। दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान न्यायिक समीक्षा ग्रहण की गई है। तीसरा आयरलैंड का संविधान से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। और चौथा है दक्षिण अफ्रीका का संविधान जो है वहां से राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन ग्रहण किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही सुमेलित हैं? ए दिया है केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो इन्हें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों जो इसमें स्रोत है दोस्तों इन सभी को अपन ट्रैक्स पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें जो पहला दिया है कि ब्रिटेन का संविधान जो है वो विधि का शासन है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है उससे न्यायिक समीक्षा ग्रहण की गई है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा कि जो आयरलैंड का संविधान है उससे दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि इससे राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन ग्रहण किया गया है। और चौथा जो है दक्षिण अफ्रीका का संविधान जो है दोस्तों उससे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया है दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर तो हो जाएगा, आंसर में इसका ये हो जाएगा कि केवल 1 और 2 सही है। अब अपन देखिए दोस्तों इसको अपन ट्रिक से याद कैसे करेंगे दोस्तों। देखिए ब्रिटेन का जो संविधान है उससे विधि का शासन कैसे दोस्तों? ब्रिटेन, तो ब्रिटेन को अपन याद कर सकते हैं टेंस वर्ड से कि बार बार 10 आ रहा, क्यों? क्योंकि वो विध गया है। जब कोई विधि, क्यों विधि? क्योंकि उसके पास बार बार 10 आई। विधि इसलिए विधि क्योंकि उसके पास बार बार क्या आया? 10 आया, इसलिए वो विध गई, यानी विधि का शासन हो जाएगा दोस्तों। और दूसरा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान उससे न्यायिक समीक्षा ग्रहण की गई है दोस्तों। तो ये दोस्तों अपन कैसे करेंगे? देखिए इसमें आ रहा शब्द अमेरिका, तो अमेरिका को अपन याद करेंगे अमीर व्यक्ति से। जो अमीर व्यक्ति होते हैं दोस्तों वो बहुत जल्दी अपने न्यायिक समीक्षा करवा लेता है दोस्तों। यानी कि इसको यदि लगा कि नहीं हमारे खिलाफ गलत न्याय निर्णय हुआ है तो क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा है इसलिए वो न्याय की समीक्षा करा सकता है दोस्तों। तीसरा है कि आयरलैंड का संविधान जो है दोस्तों उससे राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन ग्रहण किया गया है। ये दोस्तों अपन कैसे याद करेंगे? देखिए आयरलैंड, ऐसा लग रहा है जैसे आयार लैंड यानी कि भूमि, आयार भूमि पर, क्यों? क्योंकि हमने नामांकन करा दिया है, इसलिए आज आप जल्दी भूमि में, क्योंकि हमने तुम्हारा नामांकन करा दिया, अब आप भूमि पर आ सकते हैं। तो अब अपन क्या कर सकते हैं? आयरलैंड यानी कि अपन भूमि पर किसको बुला सकते हैं? अपने यार को बुला सकते हैं, क्योंकि अपन ने उसका नामांकन करा दिया है दोस्तों। और जो चौथा है कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान जो है उससे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दोस्तों हुआ है। तो इसको दोस्तों क्या कैसे याद करेंगे? देखिए दक्षिण को अपन याद करेंगे दक्षिण से और अफ्रीका को याद करेंगे अपन फीका से। कैसे दोस्तों? क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है दोस्तों वो
कैसे होता है, वो पैसों से होता है। यानी कि जैसे अपन दक्षिणा देते हैं तो कैसा लगता है, उसको फीका फीका लगता है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हो रहा है, इसलिए उसको वो फीका फीका लगता है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर में इसका ए हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 85 की संसदीय विशेष अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया कि संसद द्वारा सभी विशेष अधिकारों को संहिताबद्ध करने के लिए किसी विशिष्ट विधि को अधिनियमित नहीं किया गया है। दूसरा दिया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सदन के सत्र के दौरान संसद सदस्यों की दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से मुक्ति का प्रावधान करती है। तीसरा दिया है कि सदन के अंदर दिए गए किसी भी मत के लिए किसी भी बाहरी निकाय द्वारा सदस्यों से पूछताछ नहीं की जा सकती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि इसमें आ रहा है संसदीय विशेष अधिकार। तो इसमें दोस्तों पहला जो दिया है, संसद द्वारा सभी विशेष अधिकारों को संहिताबद्ध करने के लिए किसी विशिष्ट विधि को अधिनियमित नहीं किया गया है दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और दूसरा है कि सिविल संहिता प्रक्रिया 1908 सदन के सत्र के दौरान संसद सदस्यों की दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से मुक्ति का प्रावधान करता है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है कि सदन के अंदर दिए गए किसी भी मत के लिए किसी भी बाहरी निकाय द्वारा सदस्यों से पूछताछ नहीं की जा सकती है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा 1, 2 और 3। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 86 है कि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और मधु मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला दिया है कि इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत को विश्व में शहद का प्रमुख उत्पादक देश बनाना है। दूसरा है कि इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में आरंभ किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब हम देखें दोस्तों कि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और मधु मिशन जो है दोस्तों इसके संदर्भ में बताना। इसमें दोस्तों पहला दिया कि इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत को विश्व में शहद का प्रमुख उत्पादक देश बनाना है दोस्तों, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि इसका प्राथमिक उद्देश्य दोस्तों उत्पादक देश न बना के दोस्तों मीठी क्रांति का लक्ष्य प्राप्त करना रखा गया है दोस्तों। और इसमें जो दूसरा यानी कि पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है कि इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में आरंभ किया गया है दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला वाला बिल्कुल गलत है दोस्तों, तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर में इसका बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 87 की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? पहला दिया है कि संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। दूसरा है कि इसने देश के लिए समान कानून बनाने वाले विधायी निकाय के रूप में कार्य किया है। तीसरा है कि इसने भारत के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को अंगीकार किया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इन्हें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही। तो अब अपन देखें दोस्तों कि जो संविधान सभा जो दोस्तों पहले जो लागू हुई थी यानी कि 26 नवंबर 1949 में जो गठित हुई थी दोस्तों, उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों उससे जो पहला है कि संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रांतीय विधानसभा के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही है। और दोस्तों इसमें दूसरा कि इसने देश के लिए समान कानून बनाने वाले विधायी निकाय के रूप में कार्य किया है दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ताकि सभी व्यक्ति को एक समान अधिकार मिल सके और एक समान उनको न्याय मिल सके दोस्तों। और तीसरा जो है कि इसने भारत के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान को अंगीकार किया है दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अब अपन देखें जो राष्ट्रीय ध्वज है दोस्तों, इसको कब अंगीकृत किया गया है? तो इसको दोस्तों 22 जुलाई 1947 को इसको अंगीकृत किया गया है। और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत जो है दोस्तों, इसको एक ही तारीख यानी कि 24 जनवरी 1950 को इसको अंगीकृत किया गया है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 88 है कि भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज के रूप में वर्णित किया जाता है क्योंकि यह वर्तमान सरकार के दर्शन को प्रतिबिंबित करता है। बी नंबर दिया है कि यह एक कठोर संविधान है और इसमें सरलता से संशोधन नहीं किया जा सकता है। सी है यह अपने कार्यान्वयन में पर्याप्त सुनम्य है। और डी है यह सभी नागरिकों को मूल अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है। तो इन्हें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखें दोस्तों जो जीवंत दस्तावेज है दोस्तों, ये किस कारण से है दोस्तों? एक कारण तो ये दोस्तों क्योंकि इसमें सुधार और संशोधन को स्वीकार करता है दोस्तों। और दूसरा ये कि यह जो है कार्यान्वयन में पर्याप्त सुनम्य है दोस्तों, यानी कि निर्वाचन जो है व्याख्या है उनमें पर्याप्त सुनम्य विद्यमान है दोस्तों। इसी कारण दोस्तों भारतीय संविधान को एक बंद और स्थिर नियम पुस्तिका के स्थान पर एक जीवंत दस्तावेज कहा गया है दोस्तों, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर में इसका सी हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 89 है कि भारतीय और अमेरिकी संघीय व्यवस्थाओं के मध्य निम्नलिखित अंतरों पर विचार करिए। पहला दिया है कि भारतीय और अमेरिकी संघ दोनों राज्यों के मध्य समझौतों का परिणाम है। दूसरा है कि अमेरिकी संघीय प्रणाली के विपरीत भारतीय संघीय प्रणाली राज्यों के मध्य समानता के सिद्धांत पर आधारित है। तीसरा है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित हैं जबकि अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों में निहित हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा इससे सही है? ए केवल 2 और 3, बी केवल 3, सी केवल 1 और 2,
डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों बताना है इसका कि कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों भारतीय और अमेरिकी संघीय व्यवस्था जो है दोस्तों उसके मध्य जो अंतर है दोस्तों वो किस कारण से। पहला जो दिया है भारतीय और अमेरिकी संघ दोनों राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम है दोस्तों, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि भारत किसी प्रकार से राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है। क्योंकि भारत में क्या होता है दोस्तों, कोई भी राज्य अपनी इच्छा से आ सकते हैं लेकिन बाहर नहीं जा सकते हैं दोस्तों, जबकि अमेरिका क्या है दोस्तों, संघ में जो है दोस्तों उसमें राज्यों के मध्य समझौता होता है दोस्तों, यानी कि पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा जो है दोस्तों अमेरिकी जो संघीय प्रणाली के विपरीत भारतीय संघीय प्रणाली राज्यों के मध्य समानता के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों, ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि भारत में दोस्तों क्या है एकल नागरिकता है दोस्तों, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, यानी कि दोस्तों दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और तीसरा जो है दोस्तों भारत में अवशिष्ट शक्तियां जो है दोस्तों संसद में निहित है, जबकि अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों में निहित है, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका बी हो जाएगा कि केवल 3 सही है। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 98 की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है यह एशिया, यूरोप और अफ्रीका में क्षेत्रीय संपर्कता बढ़ाने के लिए अवसंरचना विकास परियोजना है। दूसरा है कि इसका बेल्ट घटक समुद्री मार्गों को संदर्भित करता है, जबकि रोड घटक जो है वो सड़क और रेल परिवहन के लिए स्थल मार्ग को संदर्भित करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा इससे सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है दोस्तों ये क्या है, यह जो है दोस्तों यह एशिया, यूरोप और अफ्रीका में क्षेत्रीय संपर्कता बढ़ाने के लिए अवसंरचना विकास परियोजना है दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा जो है इसका बेल्ट घटक जो है वो समुद्री मार्ग को संदर्भित करता है, जबकि रोड घटक जो है वो सड़क और रेल परिवहन के लिए स्थल मार्गों को संदर्भित करता है दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो बेल्ट होता है दोस्तों वो सड़क और रेल परिवहन को संदर्भित करता है, जबकि दोस्तों जो रोड होता है वो समुद्री मार्ग को संदर्भित करता है दोस्तों, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में केवल 1 सही हो जाएगा। अब बन जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 91 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संविधान की भूमिका है। ए पहला दिया है कि यह समाज के सदस्यों के मध्य आधारभूत न्यूनतम समन्वय की अनुमति देता है। दूसरा है कि यह उत्तम लोगों के सत्ता में प्रवेश को सुनिश्चित करता है। तीसरा है यह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर आयोजित की जाने वाली कुछ सीमाएं निर्धारित करता है। चौथा है कि यह सरकार को समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने और न्यायपूर्ण समाज के लिए स्थितियों का निर्माण करने में सक्षम बनाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1, 3 और 4, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2, 3 और 4। तो इन्हें से दोस्तों बताने के इसका कौन सा आंसर सही है। पहला दिया कि यह समाज के सदस्यों के मत आधारभूत न्यूनतम समन्वय की अनुमति प्रदान करता है दोस्तों, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा है कि यह उत्तम लोगों की सत्ता में प्रवेश को सुनिश्चित करता है दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि उत्तम लोग मतलब कि जो उच्च लोग होते हैं उनके लिए सत्ता में प्रवेश करता है, तो ये वाला बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों ये सभी लोगों के लिए प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करता है दोस्तों। और जो दोस्तों इसमें तीसरा कि यह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर आरोपित की जाने वाली कुछ सीमा निर्धारित करता है दोस्तों, ये वाला बिल्कुल सही है। और चौथा है कि यह सरकार को समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने और न्यायपूर्ण समाज के लिए स्थितियों का निर्माण करने में सक्षम बनाता है, यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा कि 1, 2, 3 और 4 सही है। अब बन जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 92 है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म तंत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। ए दिया है यह सरकार का वह रूप है जहां धार्मिक नेता कुछ धार्मिक ग्रंथों के आधार पर राज्य का शासन करता है। बी है यह सरकार का वह स्वरूप होता है जिसमें प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ सभी निर्णय निर्माण को नियंत्रित करते हैं। सी है यह धनी लोगों द्वारा संचालित सरकार है। और डी है कि यह जन्म द्वारा उत्तराधिकार में सिंहासन प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा संचालित सरकार है। तो इनमें से दोस्तों बताने किसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों धर्म तंत्र यानी कि धर्म की बात हो रही है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका ए हो जाएगा कि यह सरकार का वह रूप है जहां धार्मिक नेता जो होते हैं कुछ धार्मिक ग्रंथों के आधार पर राज्य का शासन संचालित करते हैं दोस्तों। अब बन जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 93 की निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है संसदीय कानून एक राज्य के भीतर निवास को रोजगार की आवश्यकता के रूप में निर्धारित करता है। दूसरा है राज्य भाषा के ज्ञान को कसौटी के रूप में निर्धारित करता है। तीसरा है विधि निर्धारित करती है कि धार्मिक संस्था के संबंध में पदधारी उसी धर्म का अनुसारी या संबंधित व्यक्ति होगा। उपरोक्त कथन में से कौन सा इससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन करता है या करते हैं। ए दिया केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन्हें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही। तो अब अपन देखिए दोस्तों जो अनुच्छेद 16 है दोस्तों ये शुरू क्यों आया दोस्तों, क्योंकि हाल में मध्य प्रदेश सरकार ने जो है सभी सरकारी नौकरियों को केवल राज्यों के बच्चों तक ही सीमित कर दिया था दोस्तों।
और यही उन्होंने प्रावधान किया था। इससे दोस्तों हो क्या रहा था कि जो अनुच्छेद 16 है उसमें समानता के जो अधिकार है दोस्तों उसका उल्लंघन हो रहा था दोस्तों। और अब हम देखिए दोस्तों जो पहला दिया है कि संसदीय कानून एक राज्य के भीतर निवास को रोजगार की आवश्यकता के रूप में निर्धारित कर सकती है दोस्तों, ये वाला बिल्कुल सही है दोस्तों, ये उल्लंघन नहीं करता दोस्तों। इसमें जो दूसरा है कि राज्य भाषा के ज्ञान को कसौटी के रूप में निर्धारित कर सकता है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि दोस्तों जो जैसे पश्चिम बंगाल है दोस्तों, वहां पर क्या होते हैं दोस्तों, जो वहां की राज्य की भाषा है यानी कि बंगाली भाषा है, उसमें दोस्तों वहां का पेपर लिया जाता है दोस्तों, यानी कि वो कसौटी कर सकते हैं दोस्तों, निर्धारित कर सकते हैं। और तीसरा जो है विधि निर्धारित करती है कि धार्मिक संस्था के संबंध में पदधारी उसी धर्म के अनुसार ही ये संबंधित व्यक्ति होगा, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि इनमें से कोई भी उल्लंघन नहीं करता दोस्तों। अब अपन चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 94 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान वाक्य का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। ए नंबर दिया है कि यह एक ऐसे सिद्धांत को संदर्भित करता है जिसके अनुसार सरकार के अधिकार एक मूलभूत विधि द्वारा उत्पन्न और सीमित होते हैं। बी नंबर दिया है कि यह संविधान के सिद्धांतों और दर्शन के मूलभूत मूल्यों की न्यायिक व्याख्या के कठोरतापूर्ण अनुपालन को संदर्भित करता है। सी दिया है कि यह वह सिद्धांत है जो संवैधानिक पीठ को अपने अधिनियम के समय में प्रचलित मूल सार्वजनिक के अर्थ में व्याख्या में विश्वास करता है। और डी दिया है कि यह ऐसी विचारधारा है जो विधि निर्मात्री संस्था अर्थात संसद की सर्वोच्चता को प्रोत्साहित करती है। तो इसमें से दोस्तों बताने किसका कौन सा आंसर सही। दोस्तों जो संविधानवाद है दोस्तों ये क्या कहलाता है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों वर्णन करता है कि यह एक ऐसे सिद्धांत को संदर्भित करता है जिसके अनुसार सरकार के अधिकार एक मूलभूत विधि द्वारा उत्पन्न और सीमित होते हैं दोस्तों, यानी कि आंसर नंबर इसका यानी कि दोस्तों इसका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अब बन जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 95 है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला दिया है कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करना है। दूसरा है काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का प्रावधान करना है। तीसरा है आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से कृषि और पशुपालन का संगठन। चौथा है सहकारी समितियों का समर्थन। प्रयुक्त राज्य के नीति निर्देशक के तत्वों में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। ए केवल 1 और 3, बी केवल 3 और 4, सी केवल 1 और 4, डी केवल 2 और 4। तो इनमें से दोस्तों बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। पहले जो दिया है कि कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करना है दोस्तों, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों गांधीवादी क्या थे दोस्तों, काफी कमजोर टाइप के व्यक्ति थे दोस्तों, है ना, यानी कि शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति थे दोस्तों, यानी कि कमजोर वर्ग जैसे आएगा वैसे आपको पता चल जाएगा कि ये गांधीवादी सिद्धांत है। दूसरा है कि काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का प्रावधान करना दोस्तों, तो ये गांधीवादी में दोस्तों बिल्कुल नहीं आता दोस्तों, क्योंकि ये गांधीवादी में न होकर दोस्तों समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तीसरा दिया है कि आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से कृषि और पशुपालन का संगठन करना दोस्तों, तो ये दोस्तों गांधीवादी में ना आके दोस्तों ये उदारवादी जो बौद्धिक सिद्धांत होते हैं दोस्तों उसमें आता है दोस्तों। और चौथा जो है सहकारी समितियां जो है दोस्तों वो गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप आती है, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका पहला और चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका सी हो जाएगा कि केवल 1 और 4 सही है। अब अपन देखिए दोस्तों इसको अपन याद कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए गांधीवादी शब्द जब भी आएगा तो सहकारी समिति आपको पकड़ना है और कमजोर वर्ग पकड़ना है दोस्तों। और वो क्या होते थे दोस्तों, वो यानी शराब भी नहीं पीते थे, यानी मादक पदार्थों में भी वो प्रतिबंध लगाते थे दोस्तों। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 96 है कि इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक और राजनीतिक गतिविधियों को पृथक कर दिया। पहली बार इसमें भारत को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र शब्द का उपयोग किया गया। इसने दोहरी सरकार की व्यवस्था स्थापित की जिसमें निदेशक मंडल वाणिज्यिक मामलों का प्रबंधन करता था और राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का वर्णन किया गया है। ए नंबर दिया है कि ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784, बी दिया है चार्टर अधिनियम 1813, सी दिया है चार्टर अधिनियम 1833 और डी दिया है भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इनमें से दोस्तों बताने के इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है दोस्तों वो वाणिज्यिक और राजनीतिक गतिविधियों को पृथक कर दिया था दोस्तों, तो वो क्या कहता है दोस्तों, आंसर में इसका ए बिल्कुल सही जगह कि ब्रिटिश इंडिया एक्ट हुआ था दोस्तों सन 84 में। और ये दोस्तों जो रेगुलेटिंग एक्ट जो था दोस्तों सन 73 का, उसके जो कमियां थे दोस्तों उसको दूर करने के लिए ये अधिनियम जो है दोस्तों वो लाया गया था दोस्तों। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति द्वारा राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा की अनुशंसा की गई थी। पहला दिया है फजल अली आयोग, दूसरा JVP समिति, तीसरा दिया है धर आयोग। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन्हें से दोस्त बताना कि इसका कौन सा आंसर सही।
तो अब अपन देखें दोस्तों कि किस आयोग या समिति द्वारा राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा की अनुशंसा की गई थी। तो पहला जो है दोस्तों फजल अली आयोग द्वारा दोस्तों, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें 3 सदस्यीय लोग थे और इनका जो गठन किया गया था दोस्तों वो इसीलिए इनको नियुक्ति की गई थी ताकि पुनर्गठन से संबंधित संपूर्ण प्रश्नों की पुनः जांच की जा सके। और ये दोस्तों 1953 में किया गया था दोस्तों। और इसमें जो दूसरा है कि जेबीवीपी समिति यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इनके द्वारा जो दोस्तों पुनर्गठन की जो सिफारिश है दोस्तों उसको औपचारिक रूप से दोस्तों अस्वीकार कर दिया गया था दोस्तों। और दोस्तों जो इसमें तीसरा की धर आयोग समिति है दोस्तों, तो इन्होंने दोस्तों जो पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा की अनुशंसा पर इन्होंने कोई मत नहीं दिया था और न ही इनकी अनुशंसा की गई थी दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1 केवल 1 हो जाएगा। अब अपन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 98 है कि निम्नलिखित उपायों में से कौन सा ऐसे भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है या है। पहला दिया है यौन कर्मियों की संचरण को प्रतिबंधित करना, दूसरा जनजातीय क्षेत्रों में बाहरी लोगों के प्रवेश का विनियमन करना, तीसरा कुछ क्षेत्रों में पेशेवर अपराधियों के बसने पर प्रतिबंध। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन्हें से दोस्तों बताना कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अपन देखें दोस्तों कि संविधान के भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार जो है दोस्तों उसमें स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि जो 19 है अनुच्छेद 19 बुक किसका जो ये जो ऑब्जेक्ट दिए हैं इनमें से कौन कौन इसका उल्लंघन कर रहा है दोस्तों। पहला जो दोस्तों यौन कर्मियों के संचरण को प्रतिबंधित करना, ये बिल्कुल सही है दोस्तों क्योंकि ये उल्लंघन नहीं कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति यौन कर्मी है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे दोस्तों एड्स रोग हो गए यानी कोई भी रोग हो गए तो उससे दोस्तों उनके संचरण पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा है कि जनजातीय क्षेत्रों से बाहरी लोगों के प्रवेश का भी नियमन किया जा सकता है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा जो कुछ क्षेत्रों में पेशेवर अपराधियों के बसने पर प्रतिबंध लग सकता है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि दोस्तों इनमें से कोई भी इसका उल्लंघन नहीं कर रहा है दोस्तों, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 99 है कि निम्नलिखित में से किसे संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त नहीं है। ए मित्रवत अन्य देशी विदेशी, बी शत्रु अन्य देशी यानी विदेशी और सी 1 और 2 दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन्हें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों कि अनुच्छेद जो 19 है दोस्तों उसमें बताना है दोस्तों कि गिरफ्तारी या निरोध के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त नहीं करता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें पहला दिया कि मित्रवत अन्य देशी विदेशी यानी कि जो है उनको संरक्षण प्राप्त करता है दोस्तों, ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि दोस्तों भारत का कोई ना मित्रवत देशी है और ना ही शत्रु देशी है। और जो इसमें दूसरा है ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर में इसका डी हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों। अब अपन चलते हैं दोस्तों आज इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100 है कि जब हम कहते हैं कि मूल अधिकार असीमित नहीं है तो हमारा क्या आशय होता है। ए दिया है उसे निरस्त किया जा सकता है, बी ये कार्यपालिका पर परिसीमन के रूप में कार्य करते हैं, सी ये युक्ति युक्त प्रतिबंधों के अधीन है और डी ए और सी दोनों सही है। तो इन्हें से दोस्तों बताने कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखिए दोस्तों असीमित कहने का मतलब असीमित नहीं है, इसका कहने का मतलब है कि ये युक्ति युक्त प्रतिबंधों के अधीन है, यानी कि दोस्तों आंसर में इसका सी हो जाएगा। यानी कि इसको संसद द्वारा इनको समाप्त किया जा सकता है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है दोस्तों, यानी कि आंसर में सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों बेल आइकन जो है बटन दोस्तों उसको जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ध्यान रखिए और घर पर ही रहिए।